नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्मों को राष्ट्र को किया समर्पित। किसानों से की बातचीत, कहा नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों पर है सरकार का फोकस। कहा साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर करे काम। किसानों और वैज्ञानिकों का गठजोड़ चुनौतियों से निपटने में बढ़ाएगा देश की ताकत। पीएम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नवनिर्मित परिसर भी राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री द्वारा विशेष गुणों वाली 35 फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिया हिस्सा। कहा किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कदम प्रेरणा देने वाले। कहा जब से पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला तब से कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति का हुआ है सूत्रपात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा पीएम मोदी के आने के बाद आपदा प्रबंधन की दिशा में हुआ है ऐतिहासिक काम। अब आपदा प्रबंधन में राहत की बजाय पूर्व तैयारी पर रहता है जोर। और चक्रवाती तूफान गुलाब कमजोर होकर कम दबाव वाले चक्रवात में बदला। आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश। ओडिशा में भी नहीं दिखा तूफान का ज्यादा असर। कई और राज्यों में बारिश का अलर्ट। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नवनिर्मित परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, शोभा करंदलाजे और केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर जोर दिया जा रहा है। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए अब तक कुल 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा दिया इसके लिए। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया है। एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या
3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, केसीसी से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष गुणों वाली 35 फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कदम प्रेरणा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब से पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला है, तब से कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में भी अपनी साख बना रहा है, लेकिन भारत में भी किसान का खेत और बीज से लेकर बाजार तक किसान को सुविधा मिले, किसान आगे बढ़े, किसान की आमदनी दोगुनी हो और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसान का योगदान देश को और दुनिया को अभिभूत करने वाला हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वह निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाली भी है, हम सबको प्रेरणा देने वाली भी है। एनडीएमए के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश में पीएम मोदी के आने के बाद आपदा प्रबंधन को लेकर बहुत काम हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 17 सालों में देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया और पूरे देश की संवेदनशीलता आपदा प्रबंधन के साथ जोड़ने का काम किया। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में आपदा प्रबंधन के तरीके पहले की तुलना में काफी अलग हैं, जिससे आपदा के समय होने वाला नुकसान काफी कम हुआ है। पहले आपदाओं के लिए सरकार का अप्रोच राहत केंद्रित अप्रोच था। आपदा चली जाए, बाद में सबको मदद करो, उनको कैश डोल दो, बसाने की व्यवस्था करो, खाना दे दो, अगर हैजा फैलता है तो इसकी दवाइयों की व्यवस्था करो। इस प्रकार के दृष्टिकोण से आपदा को देखा जाता था। अब अर्ली वार्निंग, सक्रिय निवारण, पूर्व तैयारी आधारित समन और मिनिमम जान का नुकसान, ये अप्रोच में जो बदलाव आया है, मुझे लगता है इसको हमें कंटिन्यू करना है और 0 नुकसान तक पहुंचाने की हमने व्यवस्था करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा मित्र को 25 राज्यों में 30 बाढ़ग्रस्त जिलों में प्रयोगात्मक तौर पर शुरू किया गया है। 5,500 आपदा मित्रों को और आपदा सखियों को इसमें जोड़ा गया है। अब हम आपदा से प्रभावित होने वाले 350 जिलों में आपदा मित्र योजना को लागू करने जा रहे हैं। 350 आपदा से प्रभावित होने वाले जिलों में आपदा मित्र स्कीम को हम लागू करने जा रहे हैं और ये शुरुआत मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत अब तक 17 सालों में जो हुआ है, इसको वैज्ञानिक तरीके से कैसे इसके सामने लड़ा जा सकता है। ढेर सारे प्रोटोकॉल, ढेर सारे एसओपी बनाए गए, परंतु प्रोटोकॉल और एसओपी को जमीन पर उतारने के लिए, प्रोटोकॉल और एसओपी को तुरंत कुछ सेकंड में रिस्पॉन्ड करने के लिए अब 350 जिलों में ये व्यवस्था हो जाएगी। और भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है कि सारे वॉलंटियर्स का बीमा भी भारत सरकार लेने वाली है, जिससे कम से कम एक प्रकार की आश्वस्तता उनके मन के अंदर रहेगी, उनके परिवार के अंदर भी रहने वाली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर राहत प्रबंधन का भी बड़ा काम किया है। हमने राहत के काम को भी नजरअंदाज नहीं किया है और इसके कारण आज ढेर सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। 2019-20 में 19 आईएमसीटी की टीमें 17 राज्यों में गई, 2020-21 में
14 स्टेट के अंदर और यूटी के अंदर 22 टीमें गई। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और राज्य और केंद्र मिलकर एनडीआरएफ के तहत और एसडीआरएफ के तहत लगभग 53,000 करोड़ और 60,000 करोड़ एसडीआरएफ के तहत 1,10,000 15,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी राशि इस काम के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और खेती किसानी की बारीकियों को समझने के लिए लद्दाख महिला किसानों का दल कश्मीर के दौरे पर है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम जारी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में कृषि विभाग ने 70 महिला किसानों के एक दल को एक सप्ताह के कश्मीर दौरे पर भेजा है। इन महिला किसानों को वहां कृषि तकनीक समझने और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। महिला किसानों के इस दल को कृषि विभाग के कार्यकारी सलाहकार मोहसिन अली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरे का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों के किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। दौरे पर गई महिला किसानों को कई तरह की कृषि गतिविधियों में शामिल किया जाएगा, जिसके बारे में वो अब तक अवगत नहीं हैं। इन महिला किसानों से उम्मीद की जा रही है कि वो दौरे से लौटने के बाद वहां की कृषि तकनीकों को अपनाएंगे। ये तीसरा अवसर है जब कारगिल के कृषि विभाग ने कृषि प्रशिक्षण के लिए किसानों को कश्मीर भेजा है। कृषि विभाग के अधिकारी मोहसिन अली ने बताया कि लद्दाख को 2025 तक पूरी तरह जैविक खेती का केंद्र बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1.23 लाख स्मार्टफोन और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 1.87 लाख इन्फेंटोमीटर का वितरण किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल पहले की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देखकर भय लगता था कि पता नहीं धरना प्रदर्शन में ये लोग बैठकर के माहौल खराब न कर दें, लेकिन आज इनका यह भय दूर हुआ है। इनके प्रति भी लोग अब आदर और सम्मान से देखते हैं। याद करिए आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहां धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें, लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। आज वो भय दूर हुआ और इनके प्रति भी जो इनको लोग पहले गलत निगाहों से देखते थे, आज इनके प्रति सम्मान और आदर का भाव बढ़ा है। और मैंने स्वयं बहुत नजदीक से इनके कार्य पद्धति को देखा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा कि व्यक्ति हो या संस्था हो, अपने बारे में कितना भी बड़ा विज्ञापन जारी करें, कितना प्रचार प्रसार करें, सब कुछ कह दें, लेकिन विपत्ति और आपत्ति के समय ही आप उसकी सही पहचान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साल में एक बार नदी उत्सव मनाने का आग्रह किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 4 नवंबर को गंगा उत्सव के साथ ही देश की अन्य नदियों के किनारे भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथियों, वर्ल्ड रिवर डे जब आज मना रहे हैं तो इस काम से समर्पित सबकी मैं सराहना करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन हर नदी के पास रहने वाले लोगों को, देशवासियों को मैं आग्रह करूंगा कि भारत में कोने कोने में साल में एक बार तो नदी उत्सव मनाना ही चाहिए। प्रधानमंत्री के इस आग्रह के साथ एक नई मुहिम का आगाज हुआ है, जिसमें सोच है नदी संरक्षण की, जिसमें भाव है नदियों की स्वच्छता का। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को सार्थक करने की रणनीति पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन काम कर रहा है। 4 नवंबर को हर साल गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका दायरा और व्यापक होगा। गंगा के साथ ही दूसरी नदियों के किनारे नदी संरक्षण की मुहिम चलाई जाएगी। हम लोग पिछले कुछ वर्षों से नवंबर के महीने में गंगा उत्सव मनाया करते हैं, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब देश के कोने कोनों में नदियों के ऊपर नदी उत्सव मनाना चाहिए, तो हम लोग भी इस बार उनके मार्गदर्शन से प्रेरित होकर
गंगा ही नहीं, गंगा के साथ की जो सहायक नदियां हैं उनके लिए भी एक उत्सव का आयोजन करेंगे। नमामि गंगे अभियान प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी चलाई जा रही है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में विजयी खिलाड़ियों के सामान भी इसमें शामिल है। इससे प्राप्त धनराशि का प्रयोग राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में होगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक तकरीबन 16.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि प्राप्त की जा चुकी है। इस धनराशि से निश्चित तौर पर नमामि गंगे अभियान को बल मिला है, साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उनको नीलामी के द्वारा जो उससे राशि आएगी वो नमामि गंगे के लिए उपयोग किया जाएगा। हमारे यहाँ जो एक क्लीन गंगा फंड है उसका एक वो पार्ट बन जाएगा। हर व्यक्ति से मेरा तो ये अनुरोध होगा कि आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ने का और अपना योगदान भी देने का, इसमें भाग लेकर। नमामि गंगे अभियान एक जन अभियान है जिसमें अर्थ गंगा के साथ ही जनगंगा की अलख जगाने का प्रयास है। प्रधानमंत्री लगातार इन प्रयासों को अपना नेतृत्व देते आए हैं। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और देश भर में चल रहे वाणिज्यिक सप्ताह के आखिरी दिन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष निर्यात में पिछले वर्ष से लगभग 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी का लक्ष्य है। पहले 6 महीने पूरे होने से पहले ही $185 बिलियन का निर्यात हो चुका है। बहुत एग्रेसिव टारगेट सेट किया है इस वर्ष। पिछले वर्ष से लगभग 30% से ज्यादा इस साल निर्यात में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हमारा टारगेट है, उम्मीद है। और पहले जो 6 महीने यानी 21 सितंबर तक का मेरे पास डेटा है जिसके हिसाब से $185 बिलियन, $185 बिलियन का एक्सपोर्ट पहले ही, अभी तो पूरा 6 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं, हो चुका है। अपने आप में ये इतिहास रच रहा है कोविड की दूसरी वेव के बावजूद। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा ने ग्रामीण जनता के लिए संपत्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना से बागवानी, फूलों की खेती और कृषि को भी लाभ मिल रहा है। योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को बागवानी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और किसानों को आवश्यक मदद दी जाती है। कर्नाटक के हावेरी जिले के कई किसानों को इससे लाभ मिला है। और आइए अब देखते हैं मंडी का हाल क्या है मंडी खबर में। मक्का का साल 2021-22 के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज की उपज साल 2021-22 के दौरान 34 मिलियन टन अनुमानित है। मक्का की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 26 सितंबर को मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 27 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,750 रुपए पर। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में 90 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2,540 रुपए,
जो 25 सितंबर को 2,630 रुपए था। मक्का के भाव में सुस्ती का सिलसिला उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 25 सितंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,580 रुपए। 27 सितंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,570 रुपए। राज्य की हरदोई मंडी में 25 सितंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,620 रुपए, जो 27 सितंबर को 20 रुपए टूटकर 1,600 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगंज मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,620 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,940 रुपए। गोंडा मंडी में पीली मक्का 1,725 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मोहम्मदाबाद मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,640 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि मूंग की बुआई में कुछ कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं अरहर का रकबा भी बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 50 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 48,18,000 हेक्टेयर थी। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो वहीं कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। 8.06 मिलियन टन की औसत खरीद दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तुर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान तुर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 26 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,100 रुपए। 27 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 20 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 6,100 रुपए, जो 25 सितंबर को 6,120 रुपए था। वहीं राज्य की ही इटावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 27 सितंबर को साबुत अरहर बिना किसी उतार चढ़ाव के 6,150 रुपए पर बिकी। करवी मंडी में 25 सितंबर को साबुत अरहर का भाव था 6,320 रुपए। 27 सितंबर को इसके सौदे 5 रुपए टूटकर 6,315 रुपए पर हुए। हालांकि गाजियाबाद मंडी में शनिवार को साबुत अरहर का भाव रहा 6,400 रुपए। सोमवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,400 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,050 रुपए। फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 6,140 रुपए। मैनपुरी मंडी में साबुत अरहर 6,100 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 6,300 रुपए पर हुए। और मंडी खबर के बाद आइए अब देखते हैं मौसमी खेती की खबर और इस दौरान क्या रखें सावधानियां। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं
उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश में धान के खेत की देखभाल करें। किसान मूंग और उड़द के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। साथ ही सोयाबीन के खेत से भी खरपतवार निकाल लें। इस समय टमाटर और लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में टमाटर और लाल मिर्च में कीटनाशक का प्रयोग कर लें। टमाटर और लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करते रहे। वहीं टमाटर और लाल मिर्च के खेत में निराई और गुड़ाई करें। टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च और बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहे। किसान शिमला मिर्च और बैंगन के खेत में सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर ले। उत्तराखंड में धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से खरपतवार निकालते रहे। किसान मटर के खेत में निराई कर ले। मटर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहे। वहीं फूल गोभी की रुपाई कर ले। इस समय किसान गन्ने की बुआई करें, साथ ही सरसों की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा चने की कटाई कर ले। अभी आलू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहीं सोयाबीन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही ज्वार की कटाई करें। वहां पालक की बुआई कर सकते हैं। किसान खीरे के खेत से खरपतवार निकाले। उत्तराखंड में बैंगन में कीट लगने की संभावना है। बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान सेब के बागों से घास फूस निकाले। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।